आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। अब आप लोग पहले मुझे ये बताइए कि क्लास 9th में आपने बढ़िया से केमिस्ट्री पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो भैया अब अगर आपको केमिस्ट्री बढ़िया से समझाना है तो मुझे क्लास 9th की कुछ चीज़ें रिवाइज करानी पड़ेंगी। तो आप लोग तैयार हैं महायुद्ध के लिए? चलिए, बहुत सही। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि केमिस्ट्री होता क्या है? बताइए, केमिस्ट्री किस खेत के चिड़िया का नाम है? भाई, जो चीज़ हम पढ़ने चल रहे हैं पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो सब्जेक्ट है क्या और उसमें हमें पढ़ना क्या है। जैसे आप जब घर से निकलते हैं तो आपको पता होता मुझे जाना कहाँ है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपको पता नहीं जाना कि आप चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है ना। तो इसे जो चीज़ पढ़ने चल रहे हैं कम से कम उसके बारे में पता तो होना चाहिए। बताइए, केमिस्ट्री क्या है? नहीं पता? भैया बहुत डीप में आप चले गए, इसीलिए लोगों को केमिस्ट्री टफ लगती है। इसीलिए लोगों को केमिस्ट्री टफ लगती है, बहुत डीप चले जाते हैं। इतना डीप नहीं जाना है। जब सीधी उंगली से घी निकल जाए तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत? केमिस्ट्री भैया इतना आसान सब्जेक्ट है, लोग इसको फालतू में टफ बना दिए हैं। यही सब बताओगे? तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। पहले आप मुझे ये बताइए कि यूनिवर्स में कितनी चीजें होती हैं? यूनिवर्स में भैया 3 चीजें होती हैं। क्या क्या समझिए ध्यान से। एक होता है लिविंग, और दूसरा क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर तीसरा क्या है क्वेश्चन कि नहीं? तो चलिए देखिए, तीसरा है भैया फिजिकल वर्ल्ड। मतलब भौतिक दुनिया इसे कहते हैं। तो एक तो हो गया लिविंग, दूसरा हो गया नॉन लिविंग, और तीसरा क्या है? फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया। अब ध्यान दीजिए, जो लिविंग थिंग्स का डिटेल स्टडी कराता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी सब बताता है, उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ये आप लोग जानते होंगे। अब ध्यान दीजिए, जो नॉन लिविंग का डिटेल स्टडी कराता है, मतलब इसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, उस सब्जेक्ट को कहते हैं भैया केमिस्ट्री। तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और जो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताता है वो क्या है? फिजिक्स है। तो हमने आपको ये बता दिया कि आखिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको पढ़ना क्या रहता है। सब लोग समझे? अब जैसे बायोलॉजी में सेल वगैरह आप पढ़े होंगे, लिविंग चीज़ें पढ़े होंगे आप, और यहाँ पे फिजिक्स में आप फिजिकल वर्ल्ड, मशीनों के बारे में, दुनियादारी के बारे में पढ़े होंगे आप। केमिस्ट्री, अब हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट उठाए हैं भैया, तो केमिस्ट्री को चल रहे हैं डिटेल में बताने। तो आप मुझे बताइए, केमिस्ट्री में किसका स्टडी किया जाता है? नॉन लिविंग का। बहुत बढ़िया। नॉन लिविंग बने किससे होते हैं? सभी बच्चे हमें बताएं। नॉन लिविंग थिंग्स बने किससे होते हैं? तो ध्यान से समझिए, बने होते हैं भैया मैटर से। मैटर से बने होते हैं। क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें आपने मैटर का डिफिनेशन और इसकी कुछ बातें पढ़ी होंगी, स्टेट ऑफ मैटर वगैरह पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैटर भैया बना किससे होता है? हाँ, अब ध्यान दीजिए, मैटर बना होता है भैया मॉलिक्यूल से। सबके समझ में बात आ रही है? या इस एक और नाम है आयन। मैटर बना किससे होता है? या तो मॉलिक्यूल से बना होगा और या तो
आयन से बने होंगे। और आयन और मॉलिक्यूल ये दोनों किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। तो इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब ध्यान दीजिए, एटम किससे बना होता है भैया? एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इतनी बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए, एटम होते किसके हैं? तो एटम होते हैं भैया एलिमेंट के। इतनी बात समझ पा रहे हैं? और मॉलिक्यूल किसके होते हैं? ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल होते हैं कंपाउंड के। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, एक बार क्विक रिवीजन करिए। केमिस्ट्री किसका स्टडी कराती है? नॉन लिविंग का। नॉन लिविंग बने किससे होते हैं? मैटर किससे बना होता है? मॉलिक्यूल या आयन किससे बना होता है? एटम किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। अब एक यहीं पर थोड़ी जानकारी और जोड़ के चलिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। एटम किसके होते हैं? और मॉलिक्यूल किसके होते हैं? इतनी बात समझ गए? तो अब हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में, और साथ ही साथ एटम और एलिमेंट के बारे में। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, आसान बनाना है अगर केमिस्ट्री तो आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आप लोग मुझे बताइए, केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ना होता है? अब आप उससे शॉर्ट आंसर बताइए, मैटर के बारे में। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर। मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सभी बच्चों ने पढ़ा है इसे। तो अब ध्यान दीजिए, उसी मैटर का डिटेल बताने चल रहे हैं। मैटर के दो क्लासिफिकेशन आपने पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा प्योर स्टेट या प्योर सब्सटेंस कहते हैं इसको, प्योर सब्सटेंस। और दूसरा आपने पढ़ा होगा मिक्सचर। इम्प्योर नहीं बोलते हैं, इम्प्योर एक निगेटिव वर्ड है, ये यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है? मिक्सचर यूज होता है। ठीक है ना? तो एक तो है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसे फिजिकल मेथड से सेपरेट ना किया जा सके। समझ पा रहे हैं? कैन नॉट बी तो आपने क्या जाना? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और मिक्सचर क्या होता है? ये टू और मोर थिंग से बना होता है और इसे सेपरेट किया जा सकता है। कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। तो आपने जाना कि प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है और मिक्सचर को किया जा सकता है। अब आपको ये जानना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके दो कैटेगरी हैं। एक का नाम है एलिमेंट
और दूसरे का नाम क्या है? कंपाउंड्स है। और इसमें भी आइए, तो इसमें भी इसके दो कैटेगरी हैं मिक्सचर के। पहला क्या है? होमोजीनियस। और दूसरा क्या है? हेट्रोजीनियस। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस उतना पढ़ाएंगे जितना क्लास 10th में यूज होना है। तो एलिमेंट आप मुझे बताइए बने किससे होते हैं? एटम से बने होते हैं। ये बात सबके समझ में आ गई है। और कंपाउंड्स किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। सभी बच्चे एक बार फिर से समझें, एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? एटम से। और कंपाउंड किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स। बाकी इसका डिटेल आप 9th वाले प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, पूरा डिटेल रहेगा। यहाँ पे बस वही चीज़ बताऊंगा जिसकी ज़रूरत है। और होमोजीनियस आप जान ही रहे हैं, हेट्रोजीनियस भी आप जान रहे हैं। नहीं जान रहे हैं तो घबराना नहीं है, हमने बता दिया है। प्लेलिस्ट इसका अलग है, क्लास 9th केमिस्ट्री की, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो अब हम पढ़ाने आपको चल रहे हैं एलिमेंट और एटम के बारे में, और उसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे? कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बारे में। तो चलिए पहला हेडिंग डालिए। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड एटम्स। हाँ, चार्ट बनाना चाहे बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए इसे। बाकी एलिमेंट्स 4 टाइप का होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैस। कंपाउंड 2 टाइप्स का होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में आता है कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये सब डिटेल आपको 9th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहां तक सभी बच्चों ने लिख लिया है? yes, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, बहुत अच्छा है। तो अब अगली हेडिंग है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट एंड एटम्स। ये आपकी हेडिंग है। अब इसमें आपको ये जानना है एलिमेंट क्या होता है और एटम क्या होता है। तो सभी बच्चे ये बताएं हमें कि कोई हम एलिमेंट उठाते हैं जो अपने एटम के रूप में पाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल उठाते हैं हीलियम। सपोज करिए हम किसी कंटेनर में हीलियम भर दे रहे हैं। हीलियम चूंकि गैस होता है, उड़ जाएगा, इसीलिए इस पर हम क्या लगा दे रहे हैं? पिस्टन लगा दे रहे हैं, ढक्कन लगा दे रहे हैं, ताकि उड़ने ना पाए। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसमें हमने क्या भर दिया? हीलियम भर दिया। और ये हीलियम के क्या हैं? एटम हैं। अब सभी बच्चे हमें बताएं, इसमें हमने भरा क्या है? हीलियम भरा है। आप जो देख रहे हैं इसमें कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, कितने एटम आपको दिख रहे हैं? इस फिगर से हमें बताइए इसमें एलिमेंट कितना है और एटम कितना है। दोनों कॉन्सेप्ट इसी वक्त समझ लीजिए। इस फिगर में आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं और कितने एटम दिख रहे हैं? एलिमेंट सिर्फ कितना है? एक है, और उसका नाम क्या है? हीलियम नाम है, मतलब एक एलिमेंट है।
लेकिन एटम्स कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं, 6 एटम्स। तो आप मुझे ये बताइए कि एलिमेंट एटम के रूप में पाया जाता है, ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर मैं आपसे कहूँगा मुझे हीलियम लाकर दीजिए, तो आप हीलियम के एटम ही तो लाकर देंगे। तो एलिमेंट क्या है? एक नाम है। मतलब जैसे हीलियम क्या है? एक नाम है। ये किस रूप में पाया जाता है? छोटे छोटे एटम के रूप में पाया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? हीलियम के एटम कहते हैं। तो एटम और एलिमेंट दोनों अच्छे से समझ में आ गया है। एकदम यही कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों कंपाउंड और मॉलिक्यूल का। अब जैसे हमने यहाँ एक ऐसा एग्जाम्पल लिया था जो मॉलिक्यूल के रूप में नहीं पाया जाता, एटम के रूप में पाया जाता है, तब तो आप एलिमेंट और एटम अच्छे से समझ गए। अब सभी बच्चे ध्यान दें, जैसे आपने एलिमेंट और एटम को समझा, एकदम इसी तरह किसका कॉन्सेप्ट है? कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट है। तो अगला हेडिंग क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें। अब यहां पर हमने ऐसा एग्जाम्पल उठाया था जो मॉलिक्यूल के रूप में नहीं पाया जाता, एटम के रूप में पाया जाता है। तो आपने एलिमेंट और एटम समझ लिया। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी बीकर में वाटर भर लीजिए। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, जब आप वाटर भरेंगे तो इसमें वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। मतलब इसमें क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। और वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो एक H2O ये हो गया, दूसरा H2O ये हो गया, तीसरा H2O ये हो गया, और फिर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे H2O इसमें होंगे। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, एक H2O मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है? 3 एटम से बना है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अभी हमने एटम क्या होता है आपको बताया ही। तो ये वाटर का क्या है? मॉलिक्यूल है। तो आप मुझे बताइए, जैसे भी आपने इसमें बताया था कि एलिमेंट इसमें 1 है लेकिन एटम 6 हैं, तो वैसे ही आप मुझे बताइए इस फिगर में आपको कंपाउंड कितना दिख रहा है और मॉलिक्यूल कितना दिख रहा है? भैया कंपाउंड सिर्फ एक है और उसका नाम है वाटर। कंपाउंड तो एक ही है भाई, वाटर के अलावा और कौन सा कंपाउंड यहां दिख रहा है बताइए? अरे तो ये मॉलिक्यूल है H2O। एटम 3 है भाई। एटम की अगर बात किया जाए, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, अभी बताएंगे इसको। तो सभी बच्चे मुझे बताएं कि इस फिगर में आपको कितने कंपाउंड दिख रहे हैं? एक कंपाउंड दिख रहा है। कौन सा कंपाउंड? वाटर, जिसका फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। अच्छा, मॉलिक्यूल कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। 7, और इसको किसका मॉलिक्यूल कहेंगे? वाटर का मॉलिक्यूल। 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं? अब वो बात अलग है कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 3 एटम इन 1 मॉलिक्यूल। ये एक अलग चीज है कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कंपाउंड कितना है, तो एक कंपाउंड, नाम क्या है? वाटर। और मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? 7 है। 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि कंपाउंड क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। कंपाउंड एक नाम है और ये किस रूप में एग्जिस्ट करता है? छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आप हमें बताइए एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, समझ गए हैं। यहाँ पे कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, समझ गए हैं। तो आगे बढ़ा जाए। अब
अब हम एटम का स्ट्रक्चर आपको बताएंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। अब सभी बच्चे ध्यान दें। ये बताइए, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया है? आगे बढ़ा जाए फिर? चलिए, बहुत अच्छा है। तो सभी बच्चे हमें बताएं, आप ये जान चुके हैं एटम क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, हाँ या ना? आप ये जान चुके हैं कंपाउंड क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, समझ गए हैं इतना? अब देखिए, अब चल रहे हैं डिटेल में थोड़ा। एटम का स्ट्रक्चर बताने चल रहे हैं। एटम क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखिए, एटम के दो पार्ट होते हैं। बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो आप देख रहे हैं, सर्कल में जो देख रहे हैं, ये आखिर है क्या? ये है भैया, इसे कहते हैं ऑर्बिट, या इसी को कहते हैं सेल, या इसी को कहते हैं एनर्जी लेवल। और इसको किससे लिखा जाता है? KLMNOP और Q। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने एलिमेंट है उसमें केवल 7 सेल तक ही डिस्कवरी हुई है। तो केवल 7 सेल तक ही अभी तक आपको मिलेगा, समझ पा रहे हैं? यह है भैया पहला सेल, n = 1। यह है दूसरा सेल, यह है तीसरा सेल, और यह है चौथा सेल, यह है पांचवा सेल, और यह है छठा सेल, और यह है सातवां सेल। तो ऐसे समझ लीजिए, ये K है, ये L है, M है, N है, O, P और Q। इतनी बात समझ गए हैं? अब सभी बच्चे ध्यान से देखें। जो न्यूक्लियस होता है, इसमें दो पार्टिकल रहते हैं। एक होता है प्रोटॉन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज नहीं होता, ये होता है न्यूट्रल, इसीलिए इसका नाम रखा गया है न्यूट्रॉन। अब आप हमसे पूछिए, सर ये जो सेल है इसमें रहता कौन है? तो भैया सेल में रहते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इतनी बात सबके समझ में आ गई नहीं? और इसका सिंबल क्या होता? E- होता है। तो सभी बच्चे एक बार फिर से समझें, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक बीच में होता है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसमें कौन कौन पार्टिकल रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता, कोई चार्ज नहीं होता। और ये जो आपको सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इनको कहते क्या हैं? ऑर्बिट, या क्या कहते हैं? सेल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेल की स्पेलिंग चेंज है, ये CHELL है, CELL मत समझिएगा। और इसी को कहते हैं एनर्जी लेवल, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। और इस सेल में रहता कौन है? मूविंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इतनी बात सबके समझ में आ गई है? अब ध्यान दीजिए, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। इतनी बात सबके समझ में आई नहीं? इस वजह से जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, जो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं, और एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज होता है इस पर। क्या होता है? नो चार्ज।
कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन आप मुझे बताइए, नो चार्ज आप कब कहेंगे? जब सभी चार्ज क्या हो जाएंगे? कैंसिल। मतलब ये नेट चार्ज जो है ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये हुआ कैसे? क्योंकि जितना माइनस है उतना ही प्लस है। इतनी बात सबके समझ में आ गई है। आगे बढ़ा जाए, फिर एटॉमिक नंबर पर चला जाए। फिर एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप हमसे पूछिए सर जरा न्यूट्रॉन के बारे में बताइए, तो भैया न्यूट्रॉन की संख्या फिक्स नहीं होती है, इसीलिए केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही बराबर रखिएगा। गलती से न्यूट्रॉन ना बराबर रख दीजिएगा। समझ पा रहे हैं? सब में न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। यही जो न्यूट्रॉन में डिफरेंस है, यही एक नया स्पीशीज क्रिएट करता है जिसे कहते हैं आइसोटोप्स, जो आपने पढ़ा होगा। तो ये डिफरेंस इन न्यूट्रॉन की वजह से क्रिएट होता है। तो न्यूट्रॉन सब में अलग अलग होता है, बस केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही क्या होता है? इक्वल होता है। ये बात है एटम की। अब सभी बच्चे यहीं पर एक और चीज जाने, जब आयन बनता है, आयन, तो पहले तो ये जानिए आयन होते क्या हैं? आयन होते हैं चार्ज्ड स्पीशीज। ये चार्ज्ड होते हैं। तो जब चार्ज्ड होते हैं भैया, तो बनते कैसे हैं? दो तरीके से बनते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और या तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इससे क्या बनता है? कैटायन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इससे क्या बनता है? एनायन। तो एक बात तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, जब तक ये एटम रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे? बराबर होंगे। और नेट चार्ज इस पर क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और एटम हो जाएगा न्यूट्रल। लेकिन जब ये आयन बनेगा तो या तो इलेक्ट्रॉन निकाल के बनेगा या तो इलेक्ट्रॉन लेकर बनेगा। तो इस कंडीशन में आप मुझे बताइए, क्या जो नेट चार्ज है वो कैंसिल होके जीरो हो पाएगा? नहीं। तो ये क्या रहेंगे? चार्ज्ड रहेंगे, न्यूट्रल नहीं रहेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होके बनता है उसे कहते हैं कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन होके बनता है उसे कहते हैं एनायन। तो आयन कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। इतनी बात सबके समझ में आ गई है। तो अब हम चल रहे हैं भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है ये बताने। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ा जाए। फिर तो आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, तो अगला टॉपिक है एटॉमिक नंबर क्या होता है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसको लिखा जाता है जेड से। आप मुझे ये बताइए, अभी आपने देखा था आयन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल कर या इलेक्ट्रॉन लेकर? तो एक बात तो आपने यहाँ से समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन आता जाता रहता है, वो फिक्स नहीं होता है। तो बताइए एटम में ऐसा क्या चीज़ है जो फिक्स होता है? अभी हमने बताया था आपको कि न्यूट्रॉन भैया हर एटम में फिक्स नहीं होता, अलग अलग रहता है। तो वहाँ से भी सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। और इलेक्ट्रॉन निकलता जुड़ता रहता है, यहाँ से भी सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। तो सटीक जानकारी सिर्फ एक ही पार्टिकल दे सकता है, उसका नाम क्या है? प्रोटॉन नाम है उसका। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, ध्यान से समझिए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड
एटॉमिक नंबर, इतनी बात सबके समझ में आई। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसको लिखते हैं जेड से। कहने का मतलब ये है, एटॉमिक नंबर का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर को लिखते हैं किससे? जेड से। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब यहाँ से दो केस बनता है। पहला केस ये है, अगर एटम है तो उसके लिए क्या होगा, और अगर आयन है तो उसके लिए क्या होगा। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, अगर एटम है तो बताइए Z इक्वल टू पी तो रहेगा ही, यहाँ भी रहेगा, और Z इक्वल टू पी यहाँ भी रहेगा। ये दोनों में रहेगा, क्योंकि Z इक्वल टू पी डिफरेंशन ही है भाई। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या होता है, तो ये यहाँ भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है, एटम में अभी हमने बताया था कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटम के लिए Z इक्वल टू पी तो रहेगा ही साथ इक्वल टू ई भी रहेगा। लेकिन हमने अभी बताया था आयन जो है ये या तो इलेक्ट्रॉन के आने से या तो जाने से बनता है। तो भैया इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं रहेगा, लेकिन Z इक्वल टू पी यहाँ भी रहेगा। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब Z इक्वल टू पी हर जगह रहेगा, चाहे वो एटम हो चाहे आयन हो। बस देखना यह है कि इलेक्ट्रॉन कब बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन कब बराबर नहीं होगा। सबके बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं सोडियम, तो सोडियम में भैया 11 प्रोटॉन है और 11 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे हैं? और इसी वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 11 ही है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कितना है? 11 है। लेकिन अगर हम Na+ की बात करें, Na+ है भैया आयन, और क्या है? कैटायन है। अभी हमने बताया था कि कैटायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से बनता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, तब जाके बना है Na+। तो इस कंडीशन में आप मुझे बताइए प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन ही बचा है, केवल एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताइए एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो एटॉमिक नंबर भैया 11 ही होगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि भैया प्रोटॉन तो 11 ही है ना, निकला इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन थोड़ा निकला है। तो आपने देखा चाहे एटम हो और चाहे आयन हो, दोनों ही केस में जो एटॉमिक नंबर होगा ये किससे डिसाइड होगा? प्रोटॉन से डिसाइड होगा, इलेक्ट्रॉन से डिसाइड नहीं होगा। अब वो बात अलग है कि एटम के केस में इलेक्ट्रॉन भी इसी के बराबर रहेगा, लेकिन आयन के केस में नहीं रहेगा। तो सबके समझ में बात अच्छे से आ गई कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। बहुत बढ़िया, चलिए इसको नोट करिए, तब आगे बढ़ा जाए। फिर तो आज के लिए बस इतना ही रखा जाए क्या? चलिए अब इसके आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, एटॉमिक मास क्या होता है ये बताएंगे, वैलेंसी क्या होता है ये बताएंगे, और मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं ये बताएंगे आपको। और इसके बाद कुछ मॉलिक्यूल का फार्मूला भी, आयन का फार्मूला भी बताएंगे। तब जाके आपका स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री, और आपको बढ़िया से समझ में आएगा, एकदम फेवरेट बन जाएगा भैया। बस आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो कहते हैं केमिस्ट्री खतरनाक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हमारे पल्ले नहीं पड़ सकती है। ये उनके पास भेजिए। आप चाहे जो सब्सक्रिप्शन लिए हों, चाहे जिस कोचिंग का, एक बार अपने दोस्तों को भेजिए इसे और पढ़ें। अगर केमिस्ट्री फेवरेट ना बना दिया भैया तब कहिएगा फिर। चाहे महल में रहो या झोपड़ी में, केमिस्ट्री घुसेगी सीधे खोपड़ी में।
तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।